कमला हैरिस। संस्कार हिंदुस्तानी, दिल अमेरिकन। कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। सबसे ऐतिहासिक बात यह है कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट होंगी। कमला अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक रैंकिंग से चुने जाने वाली महिला हैं। यही नहीं, इतिहास में उन्हें पहली अफ्रीकी अमेरिकी और पहली एशियाई अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाएगा। कमला की जड़ें भारत से जुड़ी हैं और अमेरिका में पैदा होने और बड़े होने के बावजूद उनके संस्कार खालिस हिंदुस्तानी हैं। कानून की दुनिया में अमेरिका में नाम कमाने वाली कमला हैरिस समलैंगिक विवाह, गर्भपात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आवाज उठाने वाली नेता रही हैं। अमेरिका में उनकी लोकप्रियता का जादू सिर चढ़कर बोलता है। कोई हैरत की बात नहीं कि चुनाव जीतने के बाद कमला हैरिस को नए प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ 2020 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। कमला हैरिस की जिंदगी की कहानी शुरू होती है तमिलनाडु से। कमला की मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ था। मां बाप की 4 संतानों में वह सबसे बड़ी थी। श्यामला के पिता पीवी गोपालन भारत सरकार में सीनियर राजनयिक थे। उन्होंने भारत की आजादी के संघर्ष में भी हिस्सा लिया था। श्यामला की 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। लेकिन श्यामला पढ़ने में बहुत तेज थी, खास तौर से साइंस में। स्कूल की पढ़ाई चेन्नई में पूरी करने के बाद श्यामला ने 19 साल की उम्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया था। इसके बाद 1958 में उन्होंने ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कैलिफोर्निया की बर्कली यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया और वहां उनका सिलेक्शन भी हो गया। बर्कली यूनिवर्सिटी दुनिया की एक मशहूर यूनिवर्सिटी है। अब तक श्यामला ने केवल अमेरिका का नाम ही सुना था। उस जमाने में उनकी मां के लिए अपनी जवान बेटी को अकेले विदेश पढ़ने भेजना बहुत बड़ी बात थी। कमला हैरिस ने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ्स वी होल्ड में लिखा, मेरे लिए यह कल्पना करना ही मुश्किल है कि मेरे नाना नानी के लिए मेरी मां को भारत से बाहर जाने देने का फैसला कितना कठिन रहा होगा। उस समय कमर्शियल हवाई उड़ानें शुरू ही हुई थी। एक दूसरे से संपर्क में रहना भी काफी कठिन था। फिर भी जब मेरी मां ने कैलिफोर्निया जाने की इजाजत मांगी तो मेरे नाना नानी ने मना नहीं किया। उनकी नानी को उम्मीद थी कि पढ़ने के बाद भारत लौटकर श्यामला भारत में ही शादी करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्यामला गोपालन की मुलाकात डोनाल्ड जे हैरिस नाम के एक नौजवान से बर्कले में हुई। वह 1961 में पढ़ाई के लिए यूसी बर्कले आए थे। वे अफ्रीकी अमेरिकी थे जिनका ताल्लुक जमाइका से था। उन्होंने ब्रिटिश जमाइका से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था और अब आगे की पढ़ाई बर्कली से करने आए थे। ह्यूमन राइट्स आंदोलनों में हिस्सा लेते हुए दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने अमेरिका में रहने का फैसला किया। कमला हैरिस का 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में जन्म हुआ। श्यामला ने अपनी बड़ी बेटी का हिंदुस्तानी नाम कमला रखा। खुद कमला ने अपने चुनाव प्रचार में कमला का मतलब समझाया। कमला यानी कमल का फूल। भारतीय संस्कृति में इसकी काफी अहमियत है। कमल का पौधा पानी के नीचे होता है, फूल पानी की सतह के ऊपर खिलता है। जड़ें नदी तल से मजबूती से जुड़ी होती हैं। 2 साल बाद ही श्यामला की दूसरी बेटी पैदा हुई। उसका भी उन्होंने हिंदुस्तानी नाम माया रखा। लेकिन श्यामला में काम की लगन ऐसी थी कि अपनी दोनों बेटियों की डिलीवरी होने तक काम पर जाती रहीं। पहली प्रेगनेंसी में तो उन्हें लैब में ही डिस्चार्ज शुरू हो गया। कमला और उनकी बहन माया एक ऐसे घर में पली बढ़ी जो ब्लैक अमेरिकी कलाकारों के संगीत से गूंजता रहता था। उनकी मां एरेथा फ्रैंकलिन की अर्ली गॉस्पेल गुनगुनाती रहती थी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले पिता जैज के दीवाने थे। लेकिन बदकिस्मती से कमला जब 5 साल की थी तो उनकी मां श्यामला गोपालन
और पिता डोनाल्ड हैरिस में डिवोर्स हो गया। कमला और उनकी बहन माया की परवरिश उनकी सिंगल हिंदू मदर ने ही की। श्यामला कैंसर रिसर्चर और मानवाधिकार कार्यकर्ता थीं। उनके जीवन के केवल 2 लक्ष्य थे। पहला, अपनी बेटियों को आगे बढ़ता देखना, और दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ लड़ना। उस इलाके में श्यामला की दोनों बेटियों को श्यामला एंड द गर्ल्स के नाम से जाना जाता था। वे तीनों एक यूनिट थे, एक परिवार, किसी टीम की तरह। आते जाते लोगों से उन्हें हमेशा मुस्कान मिलती थी। कमला की मां ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उनकी दोनों बेटियां अपने संस्कारों को सहेजते हुए, अच्छी तरह जानते हुए बड़ी हों। श्यामला अपनी दोनों बेटियों को हिंदू मंदिरों में ले जाती थी, कभी कभी उन्हें चर्च भी ले जाती थी। बाइबल के इस संदेश ने कमला को बहुत प्रभावित किया, जिसमें ईश्वर कहते हैं कि उनकी आवाज बनूं जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। गरीबों और जरूरतमंदों के अधिकारों के लिए लड़ो। बाइबल ने उन्हें आस्था पर यकीन करना सिखाया। कमला कहती हैं, हमें आस्था के साथ जीना चाहिए, लेकिन वह आस्था आपके कर्मों में दिखाई दे। कमला अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, मेरी मां यह अच्छी तरह जानती थीं कि वह 2 ब्लैक बेटियों को बड़ी कर रही हैं। उन्हें पता था कि उन्होंने जिस देश में रहने के लिए चुना है, वह माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखेगा। लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थी कि वो अपनी बेटियों की परवरिश इस तरह करेंगी कि वे आत्मविश्वासी ब्लैक महिला के तौर पर दुनिया के सामने आए। हैरिस को बचपन से नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। एक बार वह अपनी बहन और पिता के साथ पाओलो ऑल्टो में वीकेंड पर गए थे, तो पड़ोस के अन्य गोरे बच्चों को उनके साथ खेलने नहीं दिया गया क्योंकि वे काले थे। इसका कमला पर गहरा असर पड़ा। कमला हैरिस की मां श्यामला का 2009 में 70 साल की उम्र में निधन हो गया था। हैरिस ने जमाइका में अपने पिता के परिवार का भी कई बार दौरा किया। उनकी बहन माया एक वकील और MSNBC राजनीतिक विश्लेषक हैं। माया की एक बेटी है, मीना। कमला हैरिस भले बड़े ही शान से अपनी अफ्रीकी अमेरिकी जिंदगी जीती हैं, लेकिन अपनी मां के कारण उन पर भारतीय संस्कृति का गहरा असर पड़ा। उनकी मां उनकी प्रेरणा थी। उनकी रसोई से दक्षिण भारतीय व्यंजन कभी नहीं हटे। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वे दक्षिण भारतीय खाना खाते हुए बड़ी हुई हैं। इस सवाल पर कमला ने एक के बाद एक दक्षिण भारतीय व्यंजनों का नाम लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वह खूब सारा चावल और दही, आलू की रस्सेदार सब्जी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई हैं। कमला ने भारत में अपने ननिहाल से नाता बनाए रखा। अपने मामा और दोनों हिंदुस्तानी मौसियों के साथ उन्होंने फोन और पत्र के जरिए संपर्क बरकरार रखा। कभी कभार उनसे मिलने के लिए उन्होंने भारत की यात्रा भी की। उनके ननिहाल में सब वेजिटेरियन थे। एक दिन जब उनकी नानी घर पर नहीं थी, तो उनके डिप्लोमैट रहे नाना PV गोपालन ने उनसे धीरे से पूछा कि क्या वे अंडे से बना फ्रेंच टोस्ट खाना पसंद करेंगी, क्योंकि उनका ननिहाल भी भारत के उन तमाम घरों में से एक था जो अंडे को मांसाहारी खाना समझता है। वो अपने नाना से बहुत प्रभावित थी। उनके लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकारों को लेकर प्रगतिशील सोच ने उन्हें प्रभावित किया। खाना पकाना कमला का शौक है। वह खुद एक बेहतरीन कुक है। हालांकि रोस्टेड चिकन उनका पसंदीदा खाना है। वह अपने घर पर भारतीय बिरयानी और स्पेगेटी बोलोनियस दोनों बनाती हैं। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान उनका अपनी अभिनेत्री दोस्त मिंडी कालिंग के साथ एक वीडियो वायरल हुआ। मिंडी कालिंग भी भारतीय मूल की है। इसमें कमला और कैलिंग भारतीय भोजन बनाती दिख रही हैं। वीडियो में दोनों अपनी साझा दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि के बारे में भी बात करती हुई दिख रही हैं। कैलिंग कहती हैं कि बहुत से लोग उनकी भारतीय विरासत के बारे में नहीं जानते हैं। जब भी वे भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों से मिलती हैं, वे उन्हें कमला की इस विरासत के बारे में याद दिलाते हैं।
कैलिंग इस वीडियो में कहती हुई दिखती हैं कि हमें लगता है कि आप हमारी ही तरह हैं। हम राष्ट्रपति पद के लिए शुरू किए गए आपके अभियान से रोमांचित हैं। चुनाव के दौरान ये YouTube वीडियो दुनिया में खूब वायरल हुआ। कमला को राजनीतिक चेतना अपनी नानी फिर अपनी मां से विरासत में मिली। श्यामला की मां हाई स्कूल तक भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन वह घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की मदद के लिए हमेशा आगे रहती थी। वे उस जमाने में महिलाओं को गर्भ निरोधक उपायों के बारे में बताती थीं, जब इस बारे में भारत की महिलाएं आमतौर पर बात तक नहीं करती थी। वे इसमें उन्हें मदद करती थीं। इसी तरह श्यामला ने भी हमेशा अधिकारों के लिए आवाज उठाई। कमला बचपन से ही अपने मामा बल्लू और 2 मौसियां सरला और चिन्नी से बहुत जुड़ी थी। वे अपनी मौसियों को चिट्टी कह के बुलाती हैं, जिसका मतलब है छोटी मां। कमला ने अपनी आत्मकथा में अपने ननिहाल के बारे में लिखा। वे सब मुझसे हजारों मील दूर बसे हैं, लेकिन एक परिवार के तौर पर हम हमेशा जुड़े रहे। फोन पर बात करके, एक दूसरे को चिट्ठी या ग्रीटिंग कार्ड भेजकर। कभी कभी मैं उनसे मिलने चेन्नई भी चली जाती। अपने परिवार से मुझे हमेशा अपनेपन, सुकून और विश्वास का एहसास बना रहता है। तब मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी से बहुत करीबी रिश्ते निभाने के लिए उनसे रोज रोज मिलना जरूरी नहीं है। हम एक दूसरे के लिए हमेशा उनके पास, उनके साथ खड़े हैं। कमला जब उपराष्ट्रपति का चुनाव जीती तो मोदी ने उन्हें अपने बधाई ट्वीट में कहा, न केवल आपके चिट्टियों के लिए बल्कि सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए भी बहुत गर्व की बात है। पति से अलग होने के बाद श्यामला अपनी दोनों बच्चियों के साथ बर्कली के एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट में रहने चली आईं। यह अमेरिका के वर्किंग क्लास लोगों की फ्लैटलैंड नाम की एक छोटी सी कॉलोनी थी, जहां वक्त पड़ने पर सब एक दूसरे की मदद के लिए मौजूद रहते थे। उन सब की आंखों में एक छोटा सा अमेरिकी सपना था कि अगर आप मेहनत से काम करते हुए अपने बच्चों को पालते हैं, उन्हें अच्छी तालीम देते हैं, उन्हें संस्कारों के साथ बड़ा करते हैं, तो एक दिन वे दुनिया में जरूर अपने मां बाप का नाम रोशन करेंगे। वे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं थे, लेकिन वैल्यूज में बहुत भरोसा करते थे। उनकी मां रोज सुबह रिसर्च लैब जाने से पहले अपनी दोनों बेटियों के लिए रेडीमेड नाश्ता बनाती। दूध में चॉकलेट, वैनिला या स्ट्रॉबेरी में क्या लेना है, इसका चुनाव दोनों बहनें खुद करती। श्यामला अपनी बेटियों को किस करके बस पकड़ने निकल जाती और कमला उन्हें हर रोज सड़क तक छोड़ने जाती। फिर थोड़ी देर बाद दोनों बहनें तैयार होकर स्कूल की येलो बस पकड़ लेती। वे जानती थी कि ये बस उन्हें सीधे उनके स्कूल पहुंचा देगी। स्कूल से भी कमला का गहरा नाता जुड़ गया। बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में आकर वॉलंटियर करते। कमला की मां भी कभी कभी उसके स्कूल में आकर पहली क्लास के बच्चों को साइंस पढ़ाती थी। इस स्कूल में कमला ने 10 देशों की भाषाएं सीखी। मिस्टर फ्रांस विल्सन उनके पहले ग्रेड के टीचर थे, जो हर बच्चे से निजी तौर से जुड़े थे। कमला बताती हैं कि जब वे कैलिफोर्निया के हेस्टिंग्स कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री ले रही थी, तो उनके टीचर मिस्टर फ्रांस दर्शकों के बीच सामने बैठे उन्हें चीयर कर रहे थे। मिडिल क्लास में पहुंचने के बाद कमला को गर्म धूप वाला कैलिफोर्निया शहर छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी मां को फ्रांस के एक जूडिश अस्पताल में रिसर्च का नया काम मिल गया। श्यामला अपनी बेटियों के साथ मॉन्ट्रियल चली आई, जहां सर्दियों में सड़कों पर 12 फीट तक बर्फ जमी रहती। यहां जीवन बहुत कठिन था, लेकिन श्यामला ने इस जीवन को एडवेंचर का नाम दिया। यहां कमला और उसकी बहन माया ने फ्रेंच सीखी, क्योंकि यहां पढ़ाई का मीडियम फ्रेंच ही था। हैरिस ने 1982 में वॉशिंगटन डीसी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इसके बाद हैरिस ने कैलिफोर्निया में लॉ स्कूल में कानून की पढ़ाई की। लॉ में इंटर्नशिप के दौरान ही उनका डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद पर चयन हो गया। लॉ की पढ़ाई खत्म कर वे बार का इम्तिहान दे चुकी थीं और अब कोर्ट रूम उनकी नई कर्मस्थली थी।
जहां एक नया करियर उनका इंतजार कर रहा था। कमला ने सरकारी वकील की हैसियत से काम शुरू किया। कमला ज्यादातर महिलाओं और बच्चियों के यौन उत्पीड़न से जुड़े केस मजबूती से लड़ती और जीतती। उनका हर तरफ नाम हो गया। हैरिस का पॉलिटिकल करियर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में शुरू हुआ। अमेरिका के हर स्टेट में स्थानीय सरकारी अधिकारी एक स्टेट में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी चुनते हैं, जो आरोपी व्यक्तियों की जांच और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। हैरिस अगस्त 2000 में सैन फ्रांसिस्को के जिला अटॉर्नी के चुनाव मैदान में उतरी। इस चुनाव में हैरिस ने 56% वोट के साथ जीत हासिल की। वे सैन फ्रांसिस्को के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रूप में चुने जाने वाली पहली ब्लैक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। इससे पहले सिर्फ गोरे ही इस पद पर चुने जाते थे। इस पद पर रहते हुए वे इतनी लोकप्रिय हो गईं कि उन्होंने 2007 का चुनाव भी जीत लिया और फिर से सैन फ्रांसिस्को की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी बन गईं। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पद पर मशहूर रही हैरिस ने कैलिफोर्निया में अटॉर्नी जनरल का चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमेरिका में अटॉर्नी जनरल का काम हिंसक अपराधियों से जनता की सुरक्षा करना, नागरिक अधिकारों के कानूनों को लागू करना और चोरी, धोखाधड़ी, अवैध व्यापार प्रथाओं और अन्य उपभोक्ता अपराधों के शिकार लोगों की मदद करना है। वहां अटॉर्नी जनरल और गवर्नर जैसे अहम पदों पर चुनाव एक साथ होता है। इनका कार्यकाल 4 साल का होता है। साल 2010 में हैरिस कैलिफोर्निया की पहली महिला अटॉर्नी जनरल चुनी गई। इस पद पर चुनी गई वे पहली अश्वेत थीं। 2008 में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे, तो कैलिफोर्निया से उनका समर्थन करने में हैरिस सबसे आगे थी। 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हैरिस को देश में सबसे अच्छी दिखने वाली अटॉर्नी जनरल कहा था। बाद में उनके आलोचकों ने इस टिप्पणी को लिंगवादी करार दिया, जिस पर ओबामा को सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगनी पड़ी। साल 2008 में कैलिफोर्निया लॉयर पत्रिका ने उन्हें वर्ष के 34 अटॉर्नी में से एक के रूप में नामित किया। इसी साल न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख ने उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बनने की क्षमता रखने वाली एक महिला के रूप में भी पहचाना। अटॉर्नी जनरल के रूप में प्राइवेसी राइट्स के लिए हैरिस ने बहुत काम किया। एप्पल, अमेज़न, गूगल, ह्यूलेट पैकर्ड, माइक्रोसॉफ्ट और रिसर्च जैसी कंपनियां अपने कंज्यूमर्स को प्राइवेट डेटा बिना कंज्यूमर्स की जानकारी के बेच देती थी। फरवरी 2012 में हैरिस ने इन कंपनियों के साथ एक समझौता किया, जिसमें उनके स्टोर में बेचे जाने वाले एप्स प्राइवेसी राइट्स के बारे में कंज्यूमर्स को बताएंगे। उन्हें अपने कंज्यूमर्स को बताना होगा कि वे उनकी किस निजी जानकारी को किसके साथ साझा कर रहे हैं। बाद में फेसबुक भी समझौते में शामिल हो गया। इन सुधारों से हैरिस आम जनता के करीब आती जा रही थी। साल 2014 में कैलिफोर्निया में फिर अटॉर्नी जनरल चुनाव हुआ और हैरिस एक बार फिर भारी वोटों से जीती। इस बार भी उन्हें डेमोक्रेट्स का समर्थन था। 49 साल की उम्र में कमला को प्रेम हुआ डगलस एमहॉफ से। तब कमला सैन फ्रांसिस्को की अटॉर्नी जनरल थी। डगलस एक लॉ फर्म में पार्टनर थे। उनकी पहली शादी से 2 बच्चे थे, कोल और एला। वे अपनी पहली पत्नी से अलग हो चुके थे और बच्चे कभी मां के पास रहते थे, कभी डगलस के साथ। एक कॉमन फ्रेंड के जरिए कमला और डगलस दोनों करीब आते गए। डगलस ने कमला को अपने दोनों बच्चों से मिलवाया और कमला उन्हें पसंद आई। कमला भी दोनों बच्चों को पसंद करती थी। दोनों मिलने लगे। एक दिन एक थाई रेस्टोरेंट में जब कमला ऑर्डर के लिए मेन्यू पढ़ रही थी, तब डग ने कमला को प्रपोज किया। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। कमला सकपका गई। उसे इस समय और इस जगह इस तरह के प्रपोजल की कतई उम्मीद नहीं थी। कमला ने कहा, दैट्स नाइस हनी, शुड वी हैव चिकन और श्रिम्प ऑन द पाद थाई? डग ने फिर दोहराया, नो, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। और डग किसी फिल्म हीरो की तरह घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और गला भरा हुआ था। कमला कुछ
अनकंफर्टेबल नजर आ रही थी। उन्होंने डग की बाह पकड़ी और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ। 22 अगस्त 2014 को कमला और डगलस एमहॉफ की शादी हो गई। यह शादी भारतीय और यहूदी दोनों परंपराओं में हुई। कमला ने डगलस को फूलों की माला पहनाई, जबकि डगलस ने यहूदी परंपरा के अनुसार पैर से कांच तोड़कर नए शादीशुदा जीवन की शुरुआत की। कोल, एला और कमला तीनों को स्टेप मॉम यानी सौतेली मां शब्द पसंद नहीं था, तो इसके बजाय वे कमला को मोमाला कहने लगे। अटॉर्नी जनरल बनने के बाद कमला ने समलैंगिक विवाह के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कैलिफोर्निया के कानून में केवल एक स्त्री और पुरुष शादी कर सकते हैं। कमला ने संविधान में संशोधन कर इस कानून में बदलाव की लड़ाई लड़ी। साल 2014 में उन्होंने समलैंगिक शादी पर लगे प्रतिबंध को हटवाया। पूरे अमेरिका में कैलिफोर्निया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला स्टेट बन गया। यही नहीं, उन्होंने एक LGBTQ हेट क्राइम यूनिट बना दी, जो समलैंगिकों को परेशान करने वालों की खबर लेती थी। कमला पूरे अमेरिका में चर्चित हो गई थी। ओबामा ने भी उनके इस कदम का स्वागत किया। गर्भपात के अधिकार के लिए कमला ने लगातार बहुत ही मजबूती से आवाज उठाई। एक बहस के दौरान कमला ने पूछा, क्या सरकार कभी पुरुषों की देह के बारे में कोई फैसला करती नजर आई है? तो फिर महिलाओं के लिए ही क्यों? हैरिस का मानना है कि गर्भ रखने या गर्भपात कराने का अंतिम फैसला महिला के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि देह तो उसकी है। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट में ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा था, अपनी देह के बारे में फैसला लेने का अधिकार महिलाओं का होगा, ना कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइकल पेंस का। वह एक विधेयक S-1645 के पक्ष में है, जो कानून बनने पर गर्भपात पर सभी राज्यों के और संघीय प्रतिबंधों को निरस्त कर देगा। उन्होंने बॉर्न अलाइव अबॉर्शन सर्वाइवर्स प्रोटेक्शन एक्ट के विरोध में मतदान भी किया था। कमला अमेरिका में महिलाओं के हक की आवाज बनी। उनका कहना था कि देश को महिला मुद्दों को प्राथमिकता देनी होगी। कमला महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य सेवा यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर और परिवारों के लिए पेड लीव की मुखर प्रवक्ता रही। उनका कहना है कि कामकाजी लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्यों, बच्चों और परिवार की देखरेख और बीमारों की सेवा करने के लिए वैतनिक अवकाश मिलना ही चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि किसी परिवार में यौन अत्याचार या घरेलू हिंसा की घटना से उबरने के लिए भी पेड लीव का प्रावधान होना चाहिए। कमला की इन बातों से अमेरिकन महिलाएं स्वाभाविक तौर पर उनके करीब आने लगी। नतीजा ये हुआ कि 2016 में हैरिस कैलिफोर्निया से जूनियर अमेरिकी सेनेटर चुनी गईं। वह अमेरिकी इतिहास में पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी सेनेटर बनी थीं। बतौर सेनेटर कमला हैरिस का कार्यकाल क्रांतिकारी रहा। कमला ने ट्रंप के मुस्लिम प्रतिबंध से जुड़े उस आदेश का खुलकर विरोध किया, जिसमें उन्होंने कई मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया था। एक सेनेटर एल फ्रैंकन सेक्स स्कैंडल में फंसे तो हैरिस ने सेनेटर एल फ्रैंकन के इस्तीफे की मांग करते हुए ट्विटर पर लिखा, यौन उत्पीड़न और दुराचार की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए और कहीं भी नहीं होनी चाहिए। एल फ्रैंकन को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद हैरिस को सेनेट न्यायपालिका समिति में नियुक्त किया गया। इसी दौरान हैरिस ने फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग से फेसबुक के उपयोगकर्ताओं के डेटा के दुरुपयोग और विसल ब्लोअर क्रिस्टोफर वाइली की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं से अफ्रीकी अमेरिकियों के वोटों को दबाने के लिए डेटा का दुरुपयोग किया। इससे फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग जांच के घेरे में आ गए। कमला की पहल पर अमेरिकी सेनेट ने जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ लिंचिंग एक्ट पारित किया, जिसने लिंचिंग को एक संघीय घृणा अपराध बना दिया। सोशल मीडिया के इस दौर में यह पूरी दुनिया में एक नई पहल थी। साल 2010 में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में कमला सबसे आगे थीं।
ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाते वक्त कमला ने कहा था, अमेरिकी कानून सबसे ऊपर है। हैरिस ने राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता के दुरुपयोग और कांग्रेस के काम में बाधा डालने के आरोपों में दोषी ठहराया। अमेरिका में मोटे तौर पर दो बड़े राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। अमेरिका का राष्ट्रपति इन्हीं दोनों में से किसी एक दल का उम्मीदवार चुना जाता है। अमेरिका में किसी पार्टी की ओर से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला भी पार्टी में अंदरूनी चुनाव से होता है। कमला शुरू से ही डेमोक्रेट पार्टी से जुड़ी रही हैं। अमेरिका में अपनी बढ़ती लोकप्रियता देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी से कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए दावा ठोका। उनकी उम्मीदवारी का ऐलान होने के 24 घंटे के अंदर ही उनके समर्थकों और उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दान देने वालों की भीड़ लग गई। कैलिफोर्निया के ओकलैंड के उनके होम टाउन में 20,000 से अधिक लोग उनके औपचारिक अभियान लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की पहली बहस के दौरान हैरिस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ हमले किए, जिससे उनके समर्थकों की संख्या बढ़ गई। लेकिन एक बड़ा उदारवादी वर्ग कमला के खिलाफ था, क्योंकि उनके आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारों के चलते कई ज्यादतियां हुई थीं। पार्टी में अपनी लोकप्रियता कम होते देख हैरिस ने राष्ट्रपति पद का अपना डेमोक्रेटिक नामांकन वापस ले लिया और राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन के नाम के समर्थन का ऐलान कर दिया। कमला पार्टी की मजबूत स्तंभ मानी जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि वह अश्वेत महिला हैं। अमेरिका में पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी को अश्वेत महिलाओं का बड़ा सपोर्ट है। डेमोक्रेटिक पार्टी के पास एक बड़ा अश्वेत वोट बैंक है। इन्हीं अश्वेत महिलाओं ने पार्टी को कई बार मुश्किलों से उबारा। ये डेमोक्रेटिक पार्टी का सबसे अधिक वफादार हिस्सा रहा है और इस समुदाय का प्रतिनिधि हैं कमला हैरिस। पार्टी के ब्लैक कॉक्स के वरिष्ठ सदस्यों ने बाइडेन हैरिस की जोड़ी को चुनाव के लिए चुना। उनका कहना था कि अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत करने की जरूरत है, क्योंकि जेरल्डीन फेरारो और सैरा पैलिन को छोड़कर आज तक कोई अश्वेत महिला राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की दौड़ में शामिल भी नहीं हुई थी। जबकि एक ब्लैक के रूप में इस पार्टी के बराक ओबामा राष्ट्रपति बन चुके थे। उन्हें इसलिए भी इस काबिल समझा गया क्योंकि वह तमाम राजनीतिक अनुभव के साथ अकेली अफ्रीकी भारतीय अमेरिकी महिला थी। अमेरिका में चुनाव हुए और नवंबर 2020 में बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई। और ऐतिहासिक बात यह है कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है, क्योंकि इससे पहले कोई श्वेत या अश्वेत महिला अमेरिका में दूसरे सबसे बड़े पद तक नहीं पहुंची थी। कमला हैरिस ने कई अवार्ड भी जीते हैं। 2005 में नेशनल ब्लैक प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन ने हैरिस को थर्गर्ड मार्शल अवार्ड से सम्मानित किया। इसी साल न्यूज वीक ने कमला को अमेरिकाज मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में शामिल किया। 2008 के न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनका जिक्र एक टफ फाइटर के रूप में किया। 2013 में टाइम ने हैरिस को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में जगह दी। कमला हैरिस की लाइफ बहुत डिसिप्लिन्ड है। वे सुबह 6 बजे उठती हैं, आधे घंटे की एक्सरसाइज के बाद नाश्ता करती हैं और काम पर निकल जाती हैं। रेज़न ब्रान के साथ दूध लेना पसंद करती हैं। कॉफी की बजाय उन्हें आम हिंदुस्तानी की तरह चाय पसंद है, शहद या नींबू की चाय। उनके पिता डोनाल्ड अब 81 साल के हो गए हैं। अब वे प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुके हैं। अपनी बेटी के राष्ट्रीय सुर्खियों में छाए रहने के बावजूद वे उनसे दूरी बनाए रखते हैं। हैरिस की आत्मकथा द ट्रूथ्स वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी जनवरी 2019 में प्रकाशित हुई, जो बहुत जल्द बेस्ट सेलर हो गई। बहरहाल, कमला के वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की राजनीति में एक नया युग शुरू होने जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद कमला ने कहा कि वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला जरूर हैं, लेकिन अंतिम नहीं। कमला के इस पद को संभालने के बाद अमेरिका से भारत के संबंधों पर कितना असर पड़ेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिकी अर्थनीति को लेकर
कमला हैरिस की सोच एकदम साफ है। कमला पूरी तरह मेक इन अमेरिका के पक्ष में है और आउटसोर्सिंग के खिलाफ। उनका नारा है, अमेरिकी उत्पाद तैयार करो, अमेरिकी उत्पाद खरीदो और अमेरिकी रोजगार बढ़ाओ। ये नीति बेशक अमेरिका के लिए फायदेमंद है, पर भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग भारत से ही करता है। ये नहीं भूलना चाहिए कि कमला का नाम भले हिंदुस्तानी हो, लेकिन अमेरिका की नागरिक होने के नाते उनके हित केवल अमेरिका से जुड़े हैं।